नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी प्रिय मित्रों का एक बार पुनः साइकोलॉजी के लाइव सेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त स्वस्थ बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए, तो आज भी क्लास, क्योंकि अभी कुछ थोड़ी सी जद्दोजहद मुझे करनी पड़ रही थी, टेक्निकल इशू, मतलब जो नेटवर्क वाली जो दिक्कत थी वो यहाँ भी हुई, तो फिर मैंने टीम से बात की और फटाफट उसे रिजॉल्व किया। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास में थिंकिंग को लेकर, चिंतन को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था चिंतन, बिकॉज ऑफ जब हम बात चिंतन की करते हैं तो एक अच्छा सिंपल क्वेश्चन भी बन जाता है कि थिंकिंग, जो कि आप सभी के सिलेबस में मेंशन्ड एक बहुत अच्छा टॉपिक है, चिंतन और चिंता क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया सभी प्रिय मित्रों के साथ। जी हाँ, चलिएगा। ओके ओके ओके, सभी लोग आ गए हैं लगभग। अनामिका, मंतोष, विजय जी, भाई साहब, पूजा जी, बीना, सुनीता। चलिए, वेलकम 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 सभी प्रिय मित्रों का। तो हम लोगों ने बात की, चिंता जो होती है वो जीवन में असफलता को प्रदान करती है और चिंतन जो है वो हमेशा सफलता को प्रदान करता है और ऊर्जा देता है। हमारे अंदर जो भी टेंशन्स होती हैं उनको रिमूव करता है, जीवटता प्रदान करता है और समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। कौन? चिंतन। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ और बात की, चिंतन की कुछ विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे थे। चिंतन वाकई एक आंतरिक प्रक्रिया का नाम है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया का नाम है, चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया का नाम है, चिंतन हमारे अंदर विद्यमान एक अप्रकट व्यवहार है। अप्रकट व्यवहार का मतलब जो सामने नहीं है, जिसका कोई मूर्त रंग रूप आकार स्वरूप नहीं होता है, उसे हम चिंतन कहते हैं। लेकिन मित्रों, चिंतन हमेशा सकारात्मक ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चिंतन हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों, कल्पनाओं, सोच, तर्क आदि के आपस में मानसिक जोड़ तोड़ की प्रक्रिया का नाम है। ये भी हम लोगों ने बात की थी। इसमें बहुत सारी इमेजेस, जैसे जब हम छोटे थे तो हमने काऊ को देखा, कैमल को देखा, शीप को देखा, बफेलो को देखा, इन सभी जानवरों को हमने देखा और उनकी प्रतिमाएं हमारे मस्तिष्क में विद्यमान हो गई। अब जब भी हम कभी उस नाम को, जब भी हमारे सामने वो नाम आता है, बफेलो, भैंस या गाय, तो उस पर हम एक बहुत बड़ा ऐसे लिख देते हैं, एक बहुत बड़ा निबंध लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उससे संबंधित प्रतिमाएं, चिंतन, कल्पना, विचार, बहुत बड़ा एक विवरण मस्तिष्क में विद्यमान है। इसीलिए आपका ये चिंतन प्रतिमाओं, प्रतिज्ञाप्तियों, ठीक है, उसके अलावा प्रतीकों और संप्रत्यों की एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने बात भी की थी, बहुत सारी चर्चा की थी कि प्रतिमा क्या होती है, प्रतिज्ञाप्ति क्या होती है, संप्रत्य क्या होता है। इन सब की कहानी मैंने कुछ हद तक आपको समझाने का प्रयास किया था। और हम लोग चिंतन को और बाकी कुछ नामों से अगर जान दें तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि चिंतन जो है, निश्चित तौर पर इसमें भाषा का भी महत्व होता है। अगर हम 9th टॉपिक लिखें, चिंतन में भाषा का, लैंग्वेज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या होता है? भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, यानी निश्चित तौर पर ऐसा कहते हैं, जब हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को चिंतन के बारे में पढ़ते हैं तो
जीन पियाजे का मानना है कि किसी भी बालक का विकास, और वो भी संज्ञानात्मक विकास, चिंतन के आधार पर होता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, भाषा के आधार पर होता है। चिंतन से पहले भाषा आती है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं, लेकिन भाषा से पहले चिंतन, मस्तिष्क में एक विचार और कल्पना आती है, ये जीन पियाजे कहते हैं। ऐसा उनका अब मानना है। जी रीना जी, ठीक है, वेलकम। ओके, ज्योति जी क्लास तो चल रही है हमारी, सब लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हैं? एक बार कंफर्म कर लीजिए भाई, सभी लोग कंफर्म कर दीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ऑडिबिलिटी एंड विजुएबिलिटी प्रॉपर है या नहीं है? एक बार कंफर्म कीजिए बेटा फटाफट। चलिए, तब तक मैं एक और पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ। चिंतन को हम लोगों ने और बहुत सी चीज़ों के रूप में समझा जाना, ठीक है। और ये मानव चिंतन, मानव का विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण है ये। यानी एक बात आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जो भी बालक, जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पायरेंट चिंतन करते हैं ना, इसका मतलब वो निश्चित तौर पर इस बार जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। जो लोग चिंतन करने में असमर्थ हैं, इनकैपेबल हैं, वो लोग अपनी समस्याओं को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, ग्रेट, ठीक है। फिर हमारी मिश्रा जी की शिकायत क्यों आ रही थी? सब कुछ ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? चलिए ठीक है, ग्रेट। तो चिंतन मानव का क्या है? विशिष्ट गुण है। क्या है ये? विशिष्ट गुण है, स्पेसिफिक। हम कह सकते हैं ये किसी भी मानव का एक ऐसा गुण है जिससे निश्चित तौर पर, और इस विशिष्ट गुण के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं विद्यमान होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो समस्या को देखकर उसके मस्तिष्क में उसका समाधान, उसका हल, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन जबकि दूसरा व्यक्ति है उसके दिमाग में आइडिया नहीं आता। तीसरा व्यक्ति है, उसके दिमाग में आइडिया थोड़े से टुकड़ों में आता है, EMIs में आता है ना, किस्तों में आता है, यूं समझ लीजिएगा। तो हर व्यक्ति में चिंतन का स्पेसिफिक गुण अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं के रूप में विद्यमान होता है। क्लियर? ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट हम लोग लिख लें यहां पर, 11 नंबर का पॉइंट, चिंतन की और क्या विशेषताएं हो सकती हैं भाई? निश्चित तौर पर चिंतन गत अनुभूतियों में भी शामिल होता है। हमारी जो गत अनुभूतियां हैं, चिंतन गत अनुभूतियां यानी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, में भी शामिल होता है। मतलब आपने आज तक जिंदगी में जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ सीखा है, तो उसके पीछे भी तो एक आधार है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, आप जब पहली बार इस मार्कर को मार्कर कहना सीखे, तो वहां पर ये मार्कर आपके जीवन में एक अनुभव का काम कर रहा है, एक अनुभूति का काम कर रहा है। अब जब भी ऐसी स्टिक आपको दिखाई देती है तो आप उसे मार्कर कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पहले के अनुभवों में भी ये ज्ञान रूपी चिंतन, ये प्रतीक रूपी चिंतन, ये प्रतिज्ञाप्ति रूपी अवधारणा आपके मस्तिष्क में पहले से विद्यमान है।
इसीलिए निश्चित तौर पर हमारे पिछले अनुभवों को भी अगर जिंदगी में आज हम काम ले पा रहे हैं, इसका मतलब उसमें भी हमारा चिंतन विद्यमान है, इसका मतलब उसमें भी हमारा चिंतन शामिल है। निश्चित तौर पर आज आप देख लीजिएगा, आप पहले वाले ज्ञान से आज जिंदगी में जो समस्या आ रही है ना, उस समस्या को आप बहुत जल्दी आसानी से हल कर ले, बहुत आसानी से रिजॉल्व कर पा रहे हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके पिछले अनुभव में भी एक चिंतन, एक कल्पनाशीलता विद्यमान है। क्लियर? उसी के आधार पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पा रहे हो, राइट? इसीलिए निश्चित तौर पर चिंतन आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में, है ना, प्रीवियस टास्क में, सब में विद्यमान होता है। क्लियर हो गया? निश्चित तौर पर, ठीक है। चलिए, चिंतन एक अव्यक्त, अप्रकट कह दो, अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया कह दो, क्योंकि इसे आप सीधे तौर पर देख नहीं सकते, है ना। तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, चिंतन एक प्रकार, एक अव्यक्त, अव्यक्त यानी लेटेंट मानसिक प्रक्रिया है। क्यों है भाई? क्योंकि इसे आप सीधे तौर पर देख नहीं सकते। चिंतन को देखा जा सकता नहीं है, क्योंकि चिंतन तो हमारा एक भाव है, एक अनुभूति है, कल्पनाशीलता है, मस्तिष्क में उत्पन्न एक विचार है, एक कल्पनाशीलता है। इस आधार पर चिंतन के बारे में कुछ बेसिक्स मैंने इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, बस और कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर चिंतन के बारे में कुछ परिभाषाओं की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन, उसमें भी चिंतन हम वही पढ़ने वाले हैं। चिंतन की परिभाषाएं क्या पढ़ रहे हैं अपन? चिंतन की परिभाषाएं लिख लेते हैं, ठीक है। चिंतन की परिभाषाएं, डेफिनेशंस, समझिएगा इस टॉपिक को अच्छे से। एक कॉगेन और हैवमैन, दो मनोविज्ञानी हैं, कॉगेन और हैवमैन। बहुत आसान सी डेफिनेशन देते हैं। क्या कहते हैं कॉगेन और हैवमैन? प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों और इनके बीच, हमने अभी पढ़ा था, हमने मतलब अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये जो समस्या सामने है, समस्या सामने है और समस्या को पार कर जो लक्ष्य है, उद्दीपक है, उन दोनों के बीच ये एक मध्यस्थ प्रक्रिया का काम करती है। तो कॉगेन और हैवमैन यही कहते हैं, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों अथवा उद्दीपक और समस्या के बीच उत्पन्न जो समाधान संबंधी मध्यस्थ प्रक्रिया है, उसे चिंतन कहा जाता है। निश्चित तौर पर बहुत आसान तरीके से, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, देखो प्रतिमाओं इमेजेस इंग्लिश में, प्रतीकों साइंस, संप्रत्यों कंसेप्ट्स, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सबको पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ ये कहते हैं नियमों तथा अन्य मध्यस्थ, मीडिएटर, मध्यस्थ इकाइयों
के मानसिक जोड़तोड़ की प्रक्रिया। बड़ा सिंपल, यानी सभी प्रकार के इन कंसेप्ट्स के मध्यस्थ इकाइयां हैं, उनसे संबंधित जो मानसिक जोड़तोड़ की प्रक्रिया है वही क्या है, आपका चिंतन है। ये लो, ये कहते हैं कोगेन और ह्यूमेन। अच्छा, मैं भी आपको बहुत देर से या अपनी पिछली क्लास से कंटिन्यू यही बता रहा था कि आपके मस्तिष्क में जो विद्यमान इमेजेस हैं, प्रतिमाएं हैं, या प्रतीक जो हैं, या कंसेप्ट जो आज तक हैं विद्यमान है, जो नियम आपके मस्तिष्क में बने हुए हैं, अर्थात सीधे सीधे तौर पर आप यूं कहें कि समस्या और समाधान दो चीजें होती हैं। समस्या को हम अपने मनोविज्ञान की भाषा में स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। मान लीजिए मिश्रा जी, कोई नहीं। अच्छा, एक बार रीस्टार्ट कर लिया करो आप लोग, है ना। जब भी कभी भी किसी स्टूडेंट को क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी क्लास को रीस्टार्ट कर लिया करो। कई बार मोबाइल को रीस्टार्ट करने से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। आज मेरे साथ भी यही हुआ। पूरा का पूरा जो स्टूडियो का जो सिस्टम है ना, पता है उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, बहुत माथापच्ची की। फिर मैंने टेक्निकल टीम को, जहाँ से फाइबर नेट सर्विस आती है, वहाँ पर उनको कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने के बाद उन्होंने कहा सर 4 घंटे में आपकी सर्विस वापस ठीक होगी। तो मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा कि यार आज तो क्लास ही नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, पूरे सिस्टम को एक बार ऑफ किया, 2 बार ऑफ किया और उसको पुनः रीस्टार्ट किया, तो पता है वो ओपन हो गई और इसीलिए आपकी क्लास चल रही है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए बेटा कभी कभी जैसे हौच-पौच हो जाती है ना आपकी क्लास, तो इसका मतलब क्यों नहीं हो रही है, संजय सर ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि संजय सर का काम सुबह अपने बच्चों के लिए स्टूडियो में आना है और बेहतरीन तरीके से कंटेंट को तैयार कर बच्चों को डिलीवर करना है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, वो भी अपडेट हो जाएगी बेटा, बिल्कुल अनु। 4th वाली जो पीडीएफ है लर्निंग की, जो अभी लास्ट पीडीएफ है, वो बस ये टेक्निकल इश्यूज के कारण ही अपडेट नहीं हो रही थी, ठीक है। वो भी आज ही हो जाएगी। अब मुझे लगता है अब ठीक हो गया सारा सिस्टम, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो आज बड़ी मुश्किल से ये नेट इशू वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है ना। टेक्निकल सपोर्ट भी मुझे मिला तब जाके। चलिए खैर, तो ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों तथा अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, बिल्कुल 100% चिंतन कहलाती है। चलिए, हाँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी ऐसा ही बोल रहे थे, तो उनका फोन कॉल आ रहे हैं। खैर चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक मनोविज्ञानी है जिनका नाम है बैरॉन। क्या नाम है, बैरॉन। वो कहते हैं चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञाप्तियों, प्रतिमाओं का मानसिक जोड़तोड़ होता है और कुछ नहीं कहते। दूसरे मनोविज्ञानी है बैरॉन। बैरॉन, ठीक है। कब, 1992 की बात है, 1992, ठीक है। ये कहते हैं चिंतन में प्रतिमाओं
प्रतिमाओं, प्रतीकों, प्रतिज्ञाप्तियों, प्रतिमाओं, प्रतिज्ञाप्तियों, प्रतीकों का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं कहते, का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। बार बार आपको एक वर्ड यहां पर आ रहा है, ठीक है, मानसिक जोड़ तोड़ होता है। ओवरऑल मैं आपको यही समझाने वाला हूं, जहां पर आपके मस्तिष्क में किसी समस्या को आपने देखा, मनोविज्ञान की भाषा में उस समस्या को उद्दीपक कहा है यहां पर, और मस्तिष्क में उत्पन्न विचार जो समस्या को देखकर उत्पन्न हुआ उसे चिंतन कहा है। उसे क्या कहा है बेटा? चिंतन। तो समस्या, उद्दीपक और उससे संबंधित मस्तिष्क में उत्पन्न विचार यानी चिंतन के जोड़ तोड़ की जो प्रक्रिया है, जिसका संबंध प्रतिमाओं से, आपके प्रतीकों से अथवा प्रतिज्ञाप्तियों से होता है, उसे चिंतन कहा जाता है। ऐसा बैरोन 1992 बताते हैं। क्लियर है? बहुत आसान है। आपके एनसीईआरटीज की बुक्स में ऐसे के ऐसे डेफिनेशंस लिखी हैं और पूछी भी जा सकती हैं आपसे एग्जाम्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ प्रतिमाओं, प्रतीकों और प्रतिज्ञाप्तियों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन किसने कहा है? तो बैरोन ने कहा है। वेरी सिंपल। अब सिल्वरमैन क्या कहते हैं उनकी बात और कर लेते हैं। देखिए, एक और मनोविज्ञानी है, दैट इज सिल्वरमैन। सिल्वरमैन ये क्या कहते हैं? अगर हम बात करें सिल्वरमैन की, तो सिल्वरमैन 1978 में कहते हैं, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपकों तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद प्रदान करती है। ये क्या कहते हैं? बहुत सिंपल, वापस समझ लो। किसी भी प्रकार की चिंतन प्रक्रिया में इनका ऐसा मानना है कि जो उद्दीपक और घटनाएं जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक उद्दीपक है, ये बोर्ड एक उद्दीपक है, दुनिया की हर चीज उद्दीपक है। तो उद्दीपक और कोई भी घटना घटित हुई, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट हुआ, तो उनसे संबंधित सभी प्रकार के जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया है, यानी जो प्रतीक, जो चिन्ह, जो संकेत हमें प्राप्त होते हैं और फिर उनसे संबंधित जो मस्तिष्क में कल्पना उत्पन्न होती है, उसे इन्होंने चिंतन कहा है। क्या कहा है बेटा? बिल्कुल चिंतन कहा है। अच्छा, अनु आपके पास एक भी पीडीएफ नहीं आई? ऐसा तो नहीं है, आपके बैच में डली हुई है पीडीएफ तो, और राजा जी 2 और 3 पीडीएफ सेम अपलोड हो गई है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैंने मैच कर ली है, मैंने अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को देख ली है, ऐसा भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपके मोबाइल में ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी मोबाइल को रीस्टार्ट कर लिया करो, बंद करके ऑफ करके फिर ओपन करो, और ओपन करने का तरीका मैंने सबको बताया हुआ है, आप एक ही तरीका फॉलो किया करो बेटा। कौन सा वाला तरीका? सबसे बेस्ट, आपने एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट किया और एप्लीकेशन को ओपन करते ही सबसे ऊपर माई लाइब्रेरी से आप अपने बैच में एंट्री करो, तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, जो कुछ भी चाहिए, मतलब जो कुछ भी है। ठीक है, अनु एक भी नहीं आई? चलो आज आपका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास भी नहीं आई। अच्छा, कई विद्यार्थी हैं बेटा, चले वो तीनों की तीनों पीडीएफ दिख रही है। आपको मैं एक नंबर दूंगा, ठीक है, टेक्निकल पर्सनालिटी के, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
हाँ कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, सभी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, डोंट वरी। देखिएगा 1978 चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपकों, जो हम लोगों को या हम सभी को उद्दीपकों यानी स्टिमुलस कोमा घटनाओं, अच्छा उद्दीपक और घटनाएं मतलब जितने सारे भी इस सांसारिक जो भी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में बात की गई है। कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा समस्या समाधान में सहायता करती है, चिंतन प्रक्रिया कहलाती है, चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। ये सिल्वरमैन की परिभाषा कही जाती है। याद रखना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, इन्होंने दो बातें कही हैं भाई। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम सभी को उद्दीपकों तथा घटनाओं के जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, यानी आपने मान लीजिए हमने कहा कोई भी एक समस्या है, उसको आपने एनकोड कर लिया, डिकोड कर लिया अपने अपने तरीकों से। कुछ लोग ऐसा ही तो करते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी कहानी, किसी चैप्टर, किसी घटना को अपने कोड्स के आधार पर उसका निर्धारण कर लेते हैं, कुछ प्रतीक बना लेते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, समझाता हूं, मान लीजिए एक वर्ड है आभास, ठीक है, आभास। अब देखिए इससे समझ जाइए मैं क्या समझाना चाहता हूं। आभास, ठीक है ना। AB से मैंने अभिषेक बच्चन बना लिया और ASH से मैंने ऐश्वर्या राय बना ली, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पर AB से अभिषेक बच्चन और ASH से ऐश्वर्या राय बन गई, ठीक है। तो अभिषेक की शादी S से हुई तो सलमान खान, है ना, सल्लू भाई, सलमान जी क्या हो गए, आभास हो गए, यानी शर्मिंदा हो गए। अब देखो मैंने क्या किया, इस वर्ड का पिक्चराइज, इस वर्ड का प्रतीक, इस वर्ड का साइन यहां इस कहानी के आधार पर डिफाइन कर लिया। वास्तव में ये मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न एक ऐसा कल्पनाशीलता है, एक ऐसा चिंतन है, एक ऐसा विचारात्मक प्रतिनिधित्व है, एक ऐसा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मैंने निर्धारित कर लिया जो मुझे अपनी समस्याओं को समाधान करने में हेल्प करता है। यानी मैं अब कितने भी स्पेलिंग वर्ड्स यूज करूं, उनमें मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मैं उनको ऐसे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा अपनी समस्याओं को रिजॉल्व करने में उनकी सहायता ले लेता हूं। जी प्रियंका जी, नहीं बेटा नहीं हुई, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यही बात यहां पर आपको समझ लेनी चाहिए। तो सेम एज आपको यहां पर सिल्वरमैन भी यही कहते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने आपको बताया वही कहानी मैंने आपको यहां पर समझा दी। तो सिल्वरमैन की परिभाषा भी यही कहती है, ठीक है ना, बहुत आसान है और कुछ नहीं। अब एक और परिभाषा सेंट्रोक की है जो 1995 में वो देते हैं, और ये कहते हैं चिंतन में
मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है। मतलब मानसिक सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है, एक ही बात है बस, और कुछ नहीं, इतनी सी बात। तो सेंट्रोक, एक और डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशंस बेटा इसीलिए भी जरूरी हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती हैं 1995 और सभी के सिलेबस में शामिल भी है टॉपिक। ठीक है, देखो ये कहते हैं चिंतन में मानसिक सूचनाएं या मानसिक सूचनाओं का जोड़ तोड़ शामिल होता है। यूं समझिए, चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है। बस चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है या सम्मिलित होती हैं, कुछ भी कह दीजिएगा। भाई सीधी सीधी सी बात है, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, जाते जाते कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। अब उस प्रॉब्लम को के लिए आपके मस्तिष्क में कुछ सूचनाएं जन्म लेती हैं, है ना। आपने सुना था कि आपके बड़े जो लोग थे वो इस रास्ते से निकले थे, उनको भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो पहले वाली सूचना और अभी उपस्थित समस्या का समाधान, आपके मस्तिष्क का उत्पन्न नवीन विचार, अब उन दोनों प्रकार की सूचनाओं का आप क्या कर रहे हो, जोड़ तोड़ कर रहे हो। पहले वाली जो आपके एंसेस्टर्स द्वारा यूज की गई, ठीक है ना, आपके पूर्वजों द्वारा उस मार्ग को यूज किया गया, और आज वाला विचार संबंधी सूचना, इन दोनों का आपने क्या किया, जोड़ तोड़ किया और फिर अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। ठीक है, तो इसे ही हम लोगों ने नाम दे दिया मानसिक रूप से सूचनाओं को जोड़ तोड़ करने की जो प्रक्रिया है, वही सेंट्रोक के अनुसार चिंतन है। वही क्या है, चिंतन है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। फिर कहते हैं ये जब तो सूचनाओं का जोड़ तोड़ होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। मतलब 3 वर्ड और जोड़ सकते हैं इनके साथ, जिससे हम तर्क करते हैं, निर्णय करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्या समाधान करते हैं। ये कंप्लीट आपकी डेफिनेशंस पढ़ी जाती हैं, विशेषकर इन लोगों की। तो मैंने आपको सेंट्रोक, बैरोन, कॉगेन और हैवमैन और सिल्वरमैन, ये 4 लोगों की विशेष परिभाषा के बारे में आपको फोकस किया। हर एक विद्यार्थी को ये चारों परिभाषाओं का प्रतीक संप्रत्य इमेजेज खोपड़ी में बन जानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखी है। अदरवाइज मैं आपको सुनाकर भी आगे बढ़ सकता था। क्लियर। तो ये हो गया यहां पर चिंतन के बारे में विशेष कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक मनोविज्ञानी है जिनका नाम है हम्प्रे। जिनका नाम क्या है, हम्प्रे। हम्प्रे कुछ कई बातें कहना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां लिख देता हूं। हम्प्रे के अनुसार चिंतन की अवधारणा, हम्प्रे के अनुसार चिंतन की अवधारणा क्या है, उसे आपको समझना चाहिए। ठीक है। पहली बात, ये क्या कहते हैं, पहली बात कहते हैं यह अप्रकट व्यवहार है। यानी अगर आपको इस बार क्वेश्चन पूछ ले कि चिंतन को अप्रकट व्यवहार, यानी जो दिखाई नहीं देता है, किसने बताया है, तो हम्प्रे कहते हैं। कौन कहते हैं बेटा, हम्प्रे।
कौन कहते हैं? हम्प्रे। विटेकर की भी बातें समझाऊंगा, लेकिन पहले हम्प्रे को पढ़ लेते हैं। चिंतन में हम्प्रे की विचारधारा या अवधारणा क्या कहती है? ये कहते हैं चिंतन कैसा बिहेवियर है? अप्रकट है। ठीक है, अप्रकट है। दूसरी बात कहते हैं यह ज्ञानात्मक पहलू है। दूसरी बात क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक पहलू है, जटिल प्रक्रिया है। नंबर 2, यह जटिल प्रक्रिया व ज्ञानात्मक पहलू है। एक ही साथ लिख दिया मैंने, ज्ञानात्मक पहलू है। इसका मतलब आपको कई बार मैंने ये क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में भी आपसे पूछा हुआ है कि निश्चित तौर पर चिंतन का संबंध आपके संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष से इसीलिए होता है क्योंकि इसमें मानसिक सूचनाएं विद्यमान होती हैं और ज्ञान शब्द का अर्थ सूचना से लिया जाता है। भाई आज आपको ये ज्ञान हो गया कि ये मार्कर है, इसका मतलब आपको आपकी माँ ने, आपकी पड़ोसी और पड़ोसन ने आपको बताया कि दिस इज ए मार्कर, तो आपके मस्तिष्क में एक सूचना स्थापित हो गई है ना। इस सूचना स्थापित होने की प्रक्रिया को हमारे मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, यू नो, बस दैट्स। तो इस प्रकार की अनेकों लाखों की संख्या में, हजारों करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में कितनी सारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में विद्यमान हैं। इसीलिए कहा है कि चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है, हम्प्रे कहते हैं। और साथ साथ बताते हैं कि चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू भी है। ठीक है, अप्रकट व्यवहार है क्योंकि इसका कोई रंग रूप आकार प्रकार, इसका मूर्त रूप होता नहीं है। क्लियर? उसके अलावा ये क्या कहते हैं, एक अच्छी बात कहते हैं, चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं, सूचनाओं का, इनके अनुसार चिंतन, इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं भाई। चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं और सूचनाओं का मानसिक जोड़तोड़ होता है, मानसिक जोड़तोड़ होता है, बस। शामिल है। कुल मिलाकर
आ गई, साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आप टेंशन ना कीजिएगा। ओके, अखिलेश जी, जितेंद्र जी, ठीक है, दिव्या, रोशनी, सुनीता, सिंधु, परफेक्ट बेबी। चलिए देखो, वापस देख लेते हैं। हम्प्रे के अनुसार चिंतन की व्यापक अवधारणा को समझ रहे हैं, ठीक है। वापस रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम हुई तो। अब देखो भाई, चिंतन एक अप्रकट व्यवहार है क्योंकि इसको सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता, ये हम्प्रे का ही विचार था। चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक पहलू है क्योंकि इसमें आपके द्वारा सीखी गई हर सूचना आपके ज्ञान में वृद्धि करती है, आपके ज्ञानात्मक पहलू को डिफाइन करती है, तो ज्ञानात्मक पहलू है। यह जटिल चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमा और सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यानी हम्प्रे की परिभाषा अगर चिंतन के अनुसार पूछ ले तो प्रतीक, प्रतिमा और सूचनाएं ये शामिल होती है। इन तीनों की वकालत हम्प्रे करते हैं। अभी तो आवाज प्रॉपर आ रही है ना सभी को? जल्दी बता दो भाई फटाफट। चिंतन में गत अनुभूतियां शामिल होती हैं, ठीक है, गत अनुभूतियां शामिल होती हैं हम्प्रे के अनुसार। और क्या कहते हैं ये कहते हैं चिंतन में समस्या के भिन्न भिन्न पहलू एक साथ संयोजित किए जाते हैं, ठीक है ना। चिंतन में समस्या के भिन्न भिन्न पहलू एक साथ समायोजित किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल। जितने भी भिन्न भिन्न पहलू है ना, उन्हीं को तो जोड़ करके समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये कहना किसका है? हम्प्रे का है। उसके अलावा हम्प्रे क्या कहते हैं? चिंतन में एक और अच्छी बात बताते हैं। ये कहते हैं कि चिंतन में प्रयास और त्रुटि, भूल और प्रयत्न की प्रक्रिया होती है। प्रयास व त्रुटि की प्रक्रिया होती है। चिंतन में प्रयास और त्रुटि की प्रक्रिया होती है। किसकी होती है बेटा? प्रयास और त्रुटि की, ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया होती है, क्योंकि गलतियां भी होती हैं, है ना, गलतियां भी होती हैं और उन गलतियों से आप समाधान करना भी सीखते हैं। आपके मस्तिष्क में कई बार हम लोग गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं और कई बार समस्या के समाधान की बजाय हम लोग क्या क्या गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी इसमें शामिल होता है। ये ऐसा हम्प्रे का विचार है। और हम्प्रे क्या कहते हैं? वह सीधी सीधी सी बात, सभी प्रकार का जो चिंतन होते हैं वो लक्ष्य निर्देशित होते हैं, ठीक है ना। एक और बात अच्छी कहते हैं, चिंतन में अभिप्रेरणा का महत्व है। अभिप्रेरणा का महत्व कौन बताते हैं? हम्प्रे। अभिप्रेरणा का महत्व होता है। एक और बात कहते हैं, चिंतन में अभिप्रेरणा का महत्व होता है और कहते हैं चिंतन में भाषा का महत्व भी होता है। यह हम्प्रे का विचार है, भाषा का महत्व होता है, ठीक है। उसके अलावा 9th नंबर का पॉइंट, चिंतन हमेशा लक्ष्य निर्देशित होता है। ये अच्छी बात कहते हैं, हमेशा लक्ष्य निर्देशित
ये लीजिए भाई, हम्फ्रे की सारी अवधारणाएं चिंतन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। बहुत आसान बात है। और कुछ और बात भी ये बताते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। चिंतन में दृष्टि प्रतिमा और श्रवण प्रतिमा भी शामिल होती है। दृष्टि प्रतिमा यानी जो दिखाई देता है, जो विजुअल है। आप किसी समस्या को देखकर ही तो मस्तिष्क में विचार और कल्पना उत्पन्न होती है, देखा तभी हुआ। तो चिंतन में दृष्टि प्रतिमा और श्रवण प्रतिमा, सुनकर, व श्रवण प्रतिमा भी विद्यमान होती है। तो कुल मिलाकर चिंतन का मीनिंग पढ़ लिया, ठीक है। हम लोगों ने उसके बाद कॉगेन, हैवमैन, सिल्वरमैन, बैरन और सेंट्रोक की परिभाषाओं को सीख लिया। फिर हम्फ्रे की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं, एक और मनोविज्ञानी हैं जो बड़े ही पॉपुलर हुए और उन्होंने भी चिंतन के बारे में कई सारी बातें की हैं, ठीक है। देखिएगा, तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम ये जाने समझें कि वास्तव में चिंतन जो होता है वो ओवरऑल हमारे मस्तिष्क की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहीं ना कहीं हम सूचनाओं के जोड़ तोड़ को शामिल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा विटेकर की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही फेमस हैं, वो कहते हैं निश्चित तौर पर चिंतन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। भाई, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें निश्चित तौर पर विटेकर के अनुसार चिंतन तब प्रारंभ होता है, चिंतन तब शुरू होता है जब समस्या सामने हो या उपस्थित हो। और समस्या का अंत होते ही चिंतन भी समाप्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात कहते हैं यार, वाकई इस जहां में, इस दुनिया में जब जब आपने कुछ सोचा, विचार किया, कल्पना किया, ये कब होता है? विटेकर कहते हैं तब शुरू होता है जब सामने कोई समस्या हो। अगर सामने समस्या नहीं है तो आपके मस्तिष्क में कोई नया आइडिया आएगा ही नहीं, नया विचार उत्पन्न होगा ही नहीं। और वास्तव में सही मायने में देखा जाए तो आज हमारा संपूर्ण जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। दुनिया भर की समस्याएं हमारे पास हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे प्रिय विद्यार्थी तो, प्यारे बच्चे तो समस्याओं का पूरा गोडाउन बनाए बैठे हैं। इतनी सारी समस्याएं उनके पास है ना। खाने की समस्या, पहनने की समस्या, पढ़ने की समस्या, रोने की समस्या, हंसने की समस्या, खेलने की समस्या, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। और उन प्रॉब्लम्स के प्रति रोजाना नए विचार उत्पन्न होते हैं।
कुछ लोग उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जो लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं निश्चित तौर पर वो उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं और बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं वो लोग खुश हो नहीं पाते। राइट, आज मैंने भी तो वही किया, मेरे साथ भी वही हुआ। प्रॉब्लम कंटिन्यू कल भी आई, आज भी आई। फिर मैंने क्या किया, 2-3 बार इसको पूरे के पूरे सिस्टम को रीबूट किया, रीस्टार्ट किया, बंद किया, फिर ओपन किया, फिर बंद किया, फिर ओपन किया, तो सिस्टम ठीक हो गया यार। बिना किसी मतलब फिजिकली कोई टेक्निकल सपोर्टर नहीं आया, बस उसने मुझे गाइड किया और मैंने वैसा किया तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। ठीक वैसे ही तो मेरे मस्तिष्क में भी आइडिया उत्पन्न हुआ, यार क्या किया जाए, बंद कर देते हैं यार, छोड़ो क्लास होगी नहीं। फिर एक बार वापस शुरू किया तो सिस्टम चालू हो गया, थोड़ी देर बाद फिर रुक गया। तो यही चीज हमारी जिंदगी में चलती रहती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी कुछ बातें जो हम लोगों ने पढ़ी और जानी। अब देखो मित्रों, एक और अच्छी बात यहां पर हम लोग कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं जिम्बार्डो और रुक के अनुसार चिंतन के प्रकार। ठीक है, एक तो सामान्य दृष्टिकोण पढ़ लेते हैं। सामान्य दृष्टिकोणानुसार चिंतन के टॉपिक को आज खत्म करेंगे, चाहे क्लास कब तक भी चले। कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज चिंतन की और बाकी लर्निंग की जो पीडीएफ है वो आज ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, हम खुद ही करेंगे। अब हम खुद भी धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे, आप चिंता ना कीजिएगा, ताकि हमारा काम हम खुद ही कर डालें। ठीक है ना, चलिए, तो सामान्य दृष्टिकोण क्या कहता है भाई? सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई? 4 प्रकार का। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो बताते हैं कि यार चिंतन जो है ना वो 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है भाई। और जब 4 तरीके का होता है तो फिर हमारे जहन में भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब उन सभी प्रश्नों का यहां पर समाधान ढूंढ लेते हैं। देखिए, सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1, मूर्त चिंतन, जिनको आप भली भांति जानते हैं। नंबर 2, अमूर्त चिंतन। नंबर 3, सृजनात्मक चिंतन। और नंबर 4, तार्किक चिंतन। नंबर 4, तार्किक चिंतन। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, चीजों को समझिएगा। मूर्त चिंतन जो होता है ना, वो क्या होता है? यानी सामने उपस्थित किसी समस्या का समाधान जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क में उत्पन्न तात्कालिक विचार और सचेत क्रियाओं द्वारा करता है, मूर्त चिंतन कहलाता है। आप कुछ कार्य कर रहे हैं, करते करते उस कार्य में, या कोई मशीन है जो चलते चलते अचानक बंद हो जाती है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, कई बार हमारी मशीन खुद की चलते चलते बंद हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, या बहुत सारे जिंदगी के बहुत सारे एक्शंस होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। चलिए ठीक है, तो समझिएगा, ऐसी स्थिति में सामने उपस्थित समस्या को देखकर मस्तिष्क में एक आइडिया आना, तत्काल एक विचार उत्पन्न होना, मूर्त चिंतन है। मशीन चल रही थी, चलते चलते अचानक बंद हुई, मैकेनिक ने उसको देखा, देखते ही मस्तिष्क में आइडिया आया कि यार जब ये प्रॉब्लम होती है तो ये इसका सॉल्यूशन होता है, तो उसने फटाफट उसको ठीक कर दिया मूर्त चिंतन की सहायता से। अमूर्त चिंतन, जब आप किसी समस्या का समाधान अपनी कल्पनाशीलता, अपने वैचारिक दृष्टिकोण,
अपनी सोच दूरदृष्टि के आधार पर प्राप्त करते हैं, अमूर्त चिंतन कहलाता है। देखो, मूर्त से श्रेष्ठ कौन होता है? अमूर्त होता है। मूर्त और अमूर्त दोनों से श्रेष्ठ कौन होता है? सृजनात्मक होता है। और इन तीनों से श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक श्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, जो समस्या समाधान के लिए बहुत कंपल्सरी होता है। सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा है? तार्किक चिंतन। ठीक है, अमूर्त चिंतन समझ में आ गया। सृजनात्मक चिंतन, जब आप किसी समस्या के समाधान के लिए अपने मस्तिष्क में अपने पूर्व अनुभवों की सहायता से कोई नवीन कल्पना और विचार उत्पन्न करते हैं, नवीन सृजन करते हैं, नए ढंग से नई सोच के साथ उसका समाधान करते हैं, तो सृजनात्मक चिंतन। जैसे कुछ कहानियां लिखना, निबंध लिखना, कविताएं लिखना। ठीक है, क्लियर। अमूर्त चिंतन दार्शनिक, विचारक, लेखक आदि में होता है। मूर्त चिंतन चालक, इंजीनियर, सिपाही आदि में ज्यादा होता है। और तार्किक चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, सबसे बेस्ट चिंतन है। तो ये तो है चिंतन के प्रकार सामान्य वर्गीकरण के अनुसार, कभी पूछे तो। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जिम्बार्डो और रुक के अनुसार चिंतन के प्रकार। किसके पूछे जाते हैं बेटा? जिम्बार्डो व रुक। देखिए भाई, जिम्बार्डो और रुक के अनुसार चिंतन के प्रकारों की अगर अपन बात कर लें तो क्या होता है, देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, देखिए जिम्बार्डो और रुक के अनुसार चिंतन के प्रकार। दो प्रकार होते हैं। पहला स्वैलीन चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। और दूसरा होता है यथार्थवादी चिंतन। रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग, स्वैलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन फिर से तीन प्रकार का होता है। ये यथार्थवादी, स्वैलीन एक ही प्रकार का होता है, लेकिन यथार्थवादी पुनः तीन प्रकार का होता है। और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर आपके एग्जाम्स में लगातार। कौन कौन से होते हैं? अभिसारी यानी कॉन्वर्जेंट, अपसारी यानी डाइवर्जेंट, और आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल। आलोचनात्मक। ठीक है, इस प्रकार से
जिम्बार्डो और रुक चिंतन के प्रकारों की व्याख्या और वर्णन करते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भाई स्वेलीन चिंतन क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वेलीन चिंतन होता क्या है, आखिरकार ऑटिस्टिक थिंकिंग है क्या, तो स्वेलीन, जो स्व यानी अपने में, लीन यानी जो डूबा है, यानी ऐसा वह व्यक्ति जो किसी समस्या का समाधान अपने स्वप्नों, अपनी इच्छाओं और अपनी कल्पनाओं की सहायता से करे, उसे स्वेलीन चिंतन कहते हैं। मतलब जिसमें अपने आप में जो डूबा रहता है ना, उसमें, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको कोई दोस्त पसंद नहीं है, कोई समाज पसंद नहीं है, अरे दूसरे तो उसे पसंद है ही नहीं, उसे स्वेलीन कहते हैं। बस इतना समझ लो। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे इस बार ऐसा प्रश्न बन जाए, बताओ असामाजिक संप्रेषण का संबंध किस प्रकार से के चिंतन से है, तो भाई असामाजिक जो है यानी समाज जिसे पसंद नहीं है, इसका मतलब स्वेलीन चिंतन में शामिल होगा। अरे भाई सामाजिक संप्रेषण का अभाव, जिसमें लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, जो समाज से बात ही नहीं करना चाहता, उसका तो अभाव है, कौन सा चिंतन होगा, स्वेलीन होगा। अरे भाई सामाजिक दुर्व्यवहार जिसका है, यानी समाज के साथ वो बात ही नहीं करता, व्यवहार भी बेकार, बेकार का मतलब वो तो अकेला रहना पसंद करता है, समाज उसे अच्छा लगता ही नहीं, कौन सा चिंतन होगा, स्वेलीन होगा। क्लियर है, बहुत आसान है। असामाजिकता, अरे भाई जो सामाजिक नहीं है वो असामाजिक है, इट मीन स्वेलीन चिंतन से संबंधित है। कल्पनाओं को महत्व, स्वेलीन चिंतन हो गया। तो इस प्रकार के चिंतन में जब भी पढ़ा जाएगा तो आपसे ऐसा पूछेगा, मतलब कैसे कैसे भी कुछ भी एग्जाम्पल बना सकता है, किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल बना सकता है। तो इसमें कल्पना और इच्छा की अभिव्यक्ति, इच्छा व कल्पनाओं की अभिव्यक्ति, ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें। इच्छाओं और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है इसके अंदर, किसके अंदर, स्वेलीन चिंतन में, ऑटिस्टिक थिंकिंग में। बहुत आसान है। अब एग्जाम्पल बना सकते हो। एग्जाम्पल कौन सा बना सकते हो, मेरा बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है, कौन सा, जैसे एक बार एक बालक था, मेरी क्लास में पढ़ रहा था, बेचारे की एज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, उसका विवाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी। अब एक दिन वह स्वप्न देखता है, विचार करता है, कल्पना करता है मन ही मन, क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लोग उसे पसंद नहीं करते थे। लोग जिसकी शादी नहीं होती है, उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, उसको रंडवा कहना शुरू कर देते हैं। लड़के लोगों को कहा जाता है जिनकी शादी नहीं होती है ना, हमारे यहाँ पर, मैं अपनी रीजनल भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहा जाता है ऐसी सिचुएशन में जब उसकी शादी नहीं हुई, तो एक दिन उसके मस्तिष्क में क्या कल्पना उत्पन्न होती है, क्योंकि समाज उसको भाव नहीं देता, लोग उससे प्यार नहीं करते, लोग उसको महत्व नहीं देते। अब एक दिन मन ही मन क्या कल्पना करता है, विचार करता है, काश मेरी शादी होगी, है ना, मैं घोड़ी पर बैठूंगा, ठीक है, मैं घोड़ी पर बैठूंगा और घोड़ी पर बैठकर, यानी अपनी शादी में स्वयं दूल्हा बनकर, अपनी शादी में स्वयं दूल्हा बनकर, वैसे भी अपनी शादी में स्वयं ही दूल्हा बनता है, कोई पड़ोसी तो बनता नहीं है, खैर, तो अपनी शादी में स्वयं दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठकर, कल्पनाओं से घोड़ी पर बैठकर पड़ोसन के यहां तोरण मारता है ना, पड़ोसन के यहां तोरण मारता है। पड़ोसन मारने देगी क्या, मार डालेगी। इसीलिए ऐसी विचार कल्पनाशीलता, ऐसी प्रवृत्ति जहां पर स्व इच्छाएं निहित हो, जहां पर खुद की इच्छाएं निहित हो, उसे जिम्बार्डो रुक स्वेलीन चिंतन कहते हैं। बड़ा सरल है। इसमें
अगर आपसे और भी कई प्रश्न पूछे जाएं तो स्वप्न चित्र शामिल हो जाते हैं, है ना, स्वप्नों की बातें शामिल हो जाती हैं। बहुत आसान है। कई बार छात्र बच्चे कल्पना करते हैं कि आपसे अगर प्रश्न बनेगा, क्या सा प्रश्न बनेगा कि मैं पढ़ाई करने के बाद, क्या करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं ऑफिसर बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा। कल्पना कर रहा है, बना नहीं है, सिर्फ अकेला ही अकेला कल्पना कर रहा है। मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसी अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। उसे हम लोग स्वलीन चिंतन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बच्चे? स्वलीन चिंतन कहते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आ जाएं, समझ जाना स्वलीन चिंतन की बात चल रही है ना। अच्छा, एक और अच्छी बात, अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सा चिंतन है जिम्बार्डो रोग के अनुसार जिससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता, तो स्वलीन चिंतन। इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता, तो वो है स्वलीन चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्लियर है बेटा? बहुत आसान है। अगर आप पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं ऑफिसर बनूंगा, फिर एक चमचमाती शानदार सुंदर सी दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कार खरीदूंगा, फिर उस कार की बगल वाली सीट पर अपनी प्रेमिका को बिठाऊंगा और प्रेमिका को बिठाने के बाद पूरे समाज, पूरे मोहल्ले की सलामी लूंगा। ऐसी वह कल्पना स्वलीन कल्पना कहलाती है, स्वलीन चिंतन कहलाता है। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला स्वलीन चिंतन का कॉन्सेप्ट क्लियर। बात करते हैं अभिसारी, अपसारी और यथार्थवादी चिंतन का। देखो बेटा, ये यथार्थवादी चिंतन है ना, रियलिस्टिक थिंकिंग जो है ना, ये वास्तव में 3 प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट भी है। भैया कैसे है? देखो एक बार, देखो बेटा, अभिसारी, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी समावेशित, समावेशित चिंतन। ये वर्ड जहां दिख जाए ना, खोपड़ी घुमा देना, अभिसारी चिंतन की बात हो रही है। यानी इसका पिक्चर ऐसे बनता है बेटा, मान लीजिए ये चिंतन है ना, और इसमें अनेक प्रकार की अवधारणाएं शामिल हैं, है ना, प्रतिज्ञाप्तियां, प्रतिमाएं, प्रतीक, सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ करने वाली एक समायोजित प्रक्रिया। एक कौन सी प्रक्रिया बेटा? ये समायोजित प्रक्रिया जो सभी प्रकार की अवधारणाओं से मिलकर बनी है, अभिसारी चिंतन को प्रतिपादित करती है। जिस प्रकार आपने पढ़ा था अभिसारी और अपसारी लेंसों को, कैसे जब सूरज की किरण एक लेंस पर, एक प्रिज्म पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद वो सूरज की किरणें एक केंद्र, एक पॉइंट के रूप में बाहर निकलती हैं, तो यानी वो सूरज की किरणें जो बिखरी हुई थी उस प्रिज्म पर पड़ने के बाद वो सिमट जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और एक पॉइंट निकलता है। मुझे तो याद है जब हम एकेडमिक लाइफ में पढ़ा करते थे ना, तो जब मुझे ध्यान है शायद 5वीं 6वीं 7वीं में जब हम पढ़ते थे, 5th 6th में, तो जब भी कभी किसी वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड एज पर्सनैलिटी का जब कोई ग्लास होता था ना, चश्मे, स्पेक्स जो होते थे, तो उनका कोई लेंस अगर हमें मिल जाता था तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे, उसे उठा के लाते और अपने बैग में भी संभाल के रखते थे। और जैसे ही धूप आती थी तो धूप में नीचे पेपर रखते थे नीचे, और ऐसा उस धूप के
सूरज की किरणों को उस प्रिज्म पर डालते, यानी उस लेंस पर पड़ती, और वो एक पॉइंट के रूप में नीचे उस पेपर पर पड़ती, तो पता पेपर में आग लग जाती, जलने लगता, फायर क्रिएट हो जाती। क्या गजब का एक्सपेरिमेंट था, आप भी कर सकते हो, है ना। लेकिन दूसरा लेंस कभी कभी हमको ऐसा मिलता था जिस पर सूरज की किरणें आती तो थी, लेकिन वो आकर के नीचे की तरफ बिखर जाती थी। तो बिखरना, है ना, सूरज की किरणें आ तो रही हैं एक सेंटर के रूप में, लेकिन वो नीचे बिखर जा रही है, वो अपसारी है। अपसारण होना, फैलना, डायवर्जन होना, डायवर्जन होना क्या है, अपसारी चिंतन है। तो यहां पर दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था अपसारी। इसे कॉन्वर्जेंट कहते हैं, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, डाइवर्जेंट, इसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल, मैंने अभी आपको समझा दिया। बाहर की तरफ तीर के निशान, यानी ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, समस्या एक है, लेकिन उसके समाधान कितने सारे हैं, अनेक हैं, है ना। प्रश्न एक है, लेकिन मेरे हाथ को समझिएगा, मेरे हाथ के जेस्चर्स क्या बता रहे हैं, मेरे हैंड के देखो, फिंगर्स के, अब ओपन हो गई, यानी अपसारी, फैल गई, डाइवर्ज, एक जगह सेंट्रलाइज हो गई, अभिसारी, फैल गई, अपसारी, एक जगह आई, अभिसारी। तो बहुत सारी चीजों का समावेश अभिसारी है, और डाइवर्जन अपसारी है। दैट्स वेरी सिंपल। एक प्रश्न के अनेक उत्तर डाइवर्जेंट है, अनेक प्रश्नों का एक उत्तर कॉन्वर्जेंट है, समायोजन हो गया, जुड़ गए, बस वही चीज, बड़ा सिंपल है। तो जब आपके मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो, जैसे आपको पूरी इंडिया की राज व्यवस्था पढ़ ली आपने, और लास्ट में एक प्रश्न पूछा, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आपने फटाफट से बता दिया मुझे, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, विद इन सेकेंड बता दिया, तो पूरी राज व्यवस्था का एक सेंट्रलाइज क्वेश्चन, दैट इज अभिसारी, है ना। 5 गुणा 6, 2 प्रश्न है, 5 गुणा 6, 5 को 6 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 एक यूनिट आ रहा है, दैट इज अभिसारी है, अभिसारी, अनेक प्रश्नों का एक उत्तर। तो ओवरऑल यहां पर आपको यही बात सीख लेनी चाहिए कि जब कभी भी इसमें हम लोगों ने तीर के निशान अंदर लगाए हैं, और इसमें बाहर की तरफ गए हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, और कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर, वेरी सिंपल। चलिए अब देखो, इस प्रकार के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। इसे निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक यानी डिडक्टिव, एक आगमनात्मक होता है, एक निगमनात्मक, डिडक्टिव। थिंकिंग, इसे निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। किसको, अभिसारी को, ठीक है भाई। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स अगर आप सीखें, तो एग्जाम्पल्स में क्या पढ़ोगे, क्या जानोगे, बहुत आसान है। अगर आप इसके एग्जाम्पल पढ़ो तो अभिसारी चिंतन में दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष को प्राप्त किया जाता है ना। जो भी सूचनाएं दी गई होती हैं, जो भी तथ्य दिए गए होते हैं, उनके आधार पर, यहां पर लिख देता हूं मैं नोट डाल के, दिए गए तथ्यों या सूचनाओं, जो भी है, तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष की प्राप्ति।
निश्चित निष्कर्ष की प्राप्ति। कौन सा चिंतन हो गया बेटा? अभिसारी हो गया, कॉन्वर्जेंट हो गया। नमिता जी, एक बार मोबाइल को रिफ्रेश कर लीजिएगा, रीस्टार्ट कर लीजिएगा, क्लास चल जाएगी। डोंट वरी, चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो यहां पर हो गया अभिसारी चिंतन, ठीक है। एग्जाम्पल तो दुनिया भर के बन ही जाते हैं, आप जानते ही हैं। 5 में 2 गुणा करने पर क्या आएगा? तो निश्चित तौर पर 5 को 2 से गुणा करने पर, 6 को 4 से गुणा करने पर, है ना। एग्जाम्पल 5 गुणा 2, ठीक है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक निश्चित उत्तर आएगा 10। वेरी सिंपल, दैट इज अभिसारी चिंतन, ठीक है भाई। बिल्कुल बेटा नमिता जी, आप फटाफट जल्दी से मोबाइल को रीस्टार्ट कर लो, खत्म कहानी, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कई बार अपडेशन का समस्या आ जाता है, ये टेक्निकल चीजें हैं। मैं थोड़ा आजकल, मुझे तो इतनी टेक्निकल चीजें नहीं आती, मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बाकी एप्लीकेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब देखो, इसमें क्या हो गया? अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब फैलना, है ना, बट जाना, बट जाना अपसारी चिंतन होता है। बड़ा सिंपल है। अच्छा, कई बार अपसारी चिंतन को यहां पर सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, अपसारी को ही सृजनात्मक कहते हैं। कॉमन अवधारणा में हमने अलग अलग पढ़ा, वो अलग चीज थी, लेकिन अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट को ही आप लोग क्रिएटिव थिंकिंग भी कह सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग। अब इसमें क्या क्या होता है देखो भाई, अपसारी आ गया, मैंने आपको पिक्चर से समझा ही दिया है। ये लो, इसको यहां पर अलग अलग कर देते हैं, कंफ्यूज मत होना। इधर का कॉन्सेप्ट अपसारी और सृजनात्मक चिंतन का है। इस डायग्राम से, इस पिक्चर से आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे चीजों को। इस तरह के चिंतन को निश्चित तौर पर आगमनात्मक चिंतन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? इसे आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव। इसमें क्या होता है? दिए गए तथ्यों में अपनी तरफ से नए तथ्य जोड़कर एक निष्कर्ष प्राप्त हो। वहां पर क्या था? दी गई सूचनाएं, दिए गए तथ्यों के आधार पर आप एक निश्चित निष्कर्ष निकाल रहे थे। यहां एक नया खुद की तरफ से जोड़ रहे हो, 2 नए जोड़ रहे हो, 4 नए जोड़ रहे हो, उसे ही अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपसारी। बहुत सिंपल, जैसे मैंने भारत की राज्य व्यवस्था का एक कंप्लीट एग्जांपल आपको दिया, ठीक है ना। निश्चित तौर पर, और यह भी तय है
कि भाई सीधे सीधे से आधार पर मैं अगर कहूं कि आप अगर इस वाले चिंतन में यानी अपसारी चिंतन में अपनी तरफ से नए तथ्य नहीं जोड़ेंगे ना, तो नया कुछ सृजन नहीं होगा, और नया निर्माण नहीं हुआ, नया सृजन नहीं हुआ, तो फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए समस्या समाधान के लिए अपनी तरफ से, स्वयं की तरफ से अपने विचारों को, अपने नवीन तथ्यों को जोड़ना कंपलसरी होता है। जैसे एक एग्जांपल लो, है ना, बताओ आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, एक कलम के कितने उपयोग हैं? तो कलम एक है, प्रश्न एक है, लेकिन उत्तर इसके अपने अलग अलग है। ठीक है, उसी को हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल, कलम के यानी पेन के अनेक उपयोग। क्या क्या हैं? एक प्रश्न के अनेक उत्तर। ठीक है, यही है आपका सीधा सीधा अपसारी यानी सृजनात्मक चिंतन। बहुत आसान। अब आपने क्या किया, कलम के बारे में मैंने कलम का क्वेश्चन पूछा, तो आपने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। कोई बच्चा ये कहता है कि सर इसे लिखने के काम में लिया जाता है, कोई बच्चा कहता है अरे सर लिखने के साथ साथ इससे, जब हमारे टीचर होते थे ना, जब हमें पढ़ते थे, तो पता है कलम को हमारी उंगलियों में ऐसे फंसा देते थे, ऐसे ऐसे, और फिर उंगलियों को दबाते थे तो बहुत तेज होता था। यानी पनिशमेंट के काम में भी कलम का असाधारण उपयोग हो गया। असाधारण उपयोग बोल रहा हूं, यू नो, इट मीन्स, कहने का अर्थ ये हुआ कलम के क्या क्या उपयोग हैं, पूछने का मेरा अर्थ यही था कि सब बच्चों की अलग अलग राय मत के अनुसार यहां पर अपने अपने नए तथ्य जोड़कर जब किसी समस्या को आप रिजॉल्व करते हो तो वह अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। ठीक है बेटा, इसी को सृजनात्मक चिंतन हमने इसीलिए कहा है। तो वही बात है, निश्चित तौर पर जब आपने इसका सामान्य सा उत्तर दे दिया कि भाई कलम को लिखने में काम में लिया जाता है, तो ये उसका अपसारी उत्तर हो गया। लेकिन आपने कहा कि इसके सर असाधारण उपयोग भी होते हैं, अनेक तरीके से उपयोग होते हैं, अरे यार इसको तो आप उसको बच्चों को पनिशमेंट कर देने के लिए भी यूज कर सकते हो, तो ये इसका सृजनात्मक उपयोग हो गया। क्रिएटिव यानी आपने अपने तथ्य जोड़ दिए, अपने आइडियाज जोड़ दिए, अपने विचार जोड़ दिए। ठीक है, उसी को हमने नाम दे दिया। चलिए, तो ये हो गए दोनों प्रकार का चिंतन। अब तीसरा चिंतन है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग तीसरा। क्रिटिकल थिंकिंग ये क्या होता है? बहुत आसान है। तीसरा चिंतन कौन सा होता है भाई? सीधी सी बात है, और ये तो हमारे सबके अंदर होना ही चाहिए। बहुत, किसी भी घटना, तथ्य, व्यक्ति या विषय वस्तु की सच्चाई जानने हेतु उसके गुण दोषों की जांच या परख करना। भाई सीधी सी बात है, आप मेरी बात को हूबहू जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे की वैसे स्वीकार कर रहे हो तो गलत बात है।
हो सकता है मैं आपको कोई गलत चीज़ पढ़ा दूं, हो सकता है मैं आपको गलत वाले ट्रैक पर भेज दूं, हो सकता है मैं आपके ज़िंदगी को बहुत बड़ी ठेस पहुंचा दूं, हो सकता है मैं आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दूं। तो आप मेरी बात को हूबहू जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब आप में लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है। आप मेरे गुण दोषों की परख ही नहीं कर रहे, आप जांच ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप में आलोचनात्मक चिंतन का अभाव है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की बात को हूबहू स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोषों की जांच कर लेना आलोचनात्मक चिंतन है दोस्त। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन इसे ही कहते हैं। तो ओवरऑल यहां पर आलोचनात्मक चिंतन के बारे में हम लोग इसी तरीके की बातें यहां पर करते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति की बात को या मत को हूबहू स्वीकार करने से पूर्व उसके गुण दोषों को जांचना। ठीक है, यही आपका क्या हो गया बेटा, निश्चित तौर पर जिम्बार्डो और रुक के अनुसार चिंतन के प्रकार यहां पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये तो हो गया चिंतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखिएगा, ओवरऑल बहुत सारे लोगों के अनुसार, बहुत सारे मतों के अनुसार तो चिंतन का ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मेरे अनुसार अभी चिंतन का टॉपिक में बस इसके तत्व और बाकी हैं। ठीक है ना, इसके तत्व और सिद्धांत और पढ़ लेंगे अपन, तो फिर तब जाकर के ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसको अपन अगली सेकंड क्लास में पढ़ लेंगे। डोंट वरी, कुछ विद्यार्थी हमारे कहने लग गए हैं सर आधा कल पढ़ा देना, है ना, क्योंकि अभी 1.5-2 घंटे हो गए हैं, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, हम लोग अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब छोटा सा है, फिर नया टॉपिक भी उसी दिन स्टार्ट कर लेंगे, मतलब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपनी में। ठीक है, तो आज शाम को 4 बजे महामैराथन सेशन होगी। ठीक है, साइकोलॉजी विद संजय शर्मा पर सभी बच्चों को जुड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस जितनी करोगे कम है, प्रैक्टिस जितनी करोगे कम है, कर लो जितनी हो सकती है, कर सकते हो दम लगा के। ठीक है, उसी से आप में परफेक्शन आएगा, निखार आएगा, आपका आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और क्लास को दबा के अपने मित्रों, दोस्तों, सभी रिलेटिव्स तक शेयर करो निश्चित रूप से। धन्यवाद, जय हिंद। चिंतन बहुत आसान टॉपिक है और इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद।